नसीब यूं मेरा जागा, दुरूद पढ़ पढ़ कर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल के सबक में हमने सुना तुलूओ गुरूब के औकात इस्तिखराज करने का क़ायदा। तो तुलूओ गुरूब के औकात इस्तिखराज करने में हमने सबसे पहले जो सुना वो ये कि बवक़्ते तुलूओ गुरूब मरकज़ शम्स की हमारे समतुर रात से दूरी कितनी होती है, यानी बोदे समती कितना होता है। तो ये हमने जाना कि अगर 90 दर्जे पर मरकज़ शम्स हो तो इसको अहले नुजूम की इस्तिलाह में तुलू और गुरूब कहा जाता है। अगर मरकज़ शम्स हमारे समतुर रात से 90 दर्जे की दूरी पर उफ़ुक़ शर्क़ी पर है तो ये तुलूए नुजूमी है, और अगर उफ़ुक़ ग़रबी पर है तो यह गुरूब नुजूमी है। तो तुलूए नुजूमी और गुरूब नुजूमी के वक्त आधा सूरज जो होता है ये उफ़ुक़ से ऊपर ही रहता है और आधा नीचे होता है। और शरीयत में ये तुलू गुरूब मतलूब नहीं, बल्कि शरीयत में उफ़ुक़ पर, उफ़ुक़ शर्क़ी पर जब सूरज का बालाई किनारा मस करे तो ये तुलू है, और उफ़ुक़ ग़रबी पर जब सूरज का आखिरी किनारा उफ़ुक़ ग़रबी से नीचे चला जाए तो ये गुरूब है। तो पता चला कि तुलूए नुजूमी के वक्त जबकि सूरज अभी आधा उफ़ुक़ के ऊपर है तो ये शरई तुलू गुरूब नहीं है। फिर शरई तुलू गुरूब क्या होता है कि सूरज का जो निस्फ़े क़ुत्र है यानी आधा सूरज, तो ये सूरज भी जब नीचे चला जाएगा उस वक्त तुलू गुरूब होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर बताया गया था कि अभी भी सूरज हमको नज़र आ रहा होता है। ये क्यों नज़र आ रहा होता है? तो इसमें इनकिसार का दखल होता है। और इनकिसार किसको कहा जाता है? तो बताया गया था कि हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवाओं का ग़िलाफ़ लिपटा हुआ है इसमें कसाफ़त पाई जाती है, और रोशनी जब कसाफ़त से लताफ़त की तरफ आती है तो रोशनी में इनकिसार पैदा होता है, रोशनी टूट जाती है और जहाँ जाना चाहिए उससे टूट करके वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो यही अमल इनकिसार होता है कि हमारे निगाहों की रोशनी जब हमारी इन हवाओं के ग़िलाफ़ से निकल कर और लताफ़त से होते हुए उफ़ुक़ पर पहुँचती है तो ऐसी सूरत में हमारी निगाहों की रोशनी को जहाँ जाना चाहिए था वहाँ ना जा कर के उससे नीचे चली जाती है। और कितने दर्जे नीचे जाती है? तो बताया था कि ये 34 दर्जे नीचे जाती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे 33 दक़ीक़े इरशाद फरमाया, और मौजूदा दौर में 34 दक़ीक़े माना जाता है। मैंने वहाँ पर अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह ताला ये भी बताया जाएगा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 33 दक़ीक़े क्यों लिया और हम 34 दक़ीक़े क्यों लेते हैं, तो इसे मैं बताने को भूल गया था। तो उलमाए हयत की तहक़ीक़ पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 33 दक़ीक़े लिया। उस वक्त उलमाए हयत की तहक़ीक़ यही थी कि अमल इनकिसार 33 दक़ीक़े होता है, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे 33 दक़ीक़े लिया। लेकिन फिर आप एक जगह फ़तावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि फ़कीर का अमल ये था कि पहले इनकिसार 33 दक़ीक़े लेता था, यानी बवक़्त तुलू गुरूब बोद समती जो थी वो 90 दर्जा 49 दक़ीक़ा ली जाती थी। ये फ़कीर के दस्तूर में दाखिल था। लेकिन अब फ़कीर भी 90 दर्जा और 50 दक़ीक़ा और उसके बाद कुछ सानिया लिखा है कि इतने सानिया बवक़्त तुलू गुरूब लिया जाता है, फ़कीर भी उतने ही लेता है। यह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा। तो देखिए, पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह 90 दर्जा 49 दक़ीक़ा लेते थे, और फिर बाद में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपने अमल को बदला। यानी जब उलमाए हयत ने
इसकी तहक़ीक़ बदली कि अमल इनकिसार जो होता है ये 34 दक़ीक़े होता है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी 34 दक़ीक़े लिया और फिर 34 दक़ीक़े ले करके आपने 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा बोध समती बयान फरमाई और ये बयान फरमाया कि अब मैं भी 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा और कुछ सानिया, ग़ालिबन 45 या 51 से कुछ लिखा हुआ है कि इतने सानिया में बोध समती बवक़्त तुलूअ ग़ुरूब लेता हूँ। तो पता चला कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी 90 दर्जा और 50 दक़ीक़ा ही लिया करते थे। आप तौक़ीत की अगर दूसरी किताबें देखें, मसलन ज़ुब्दतुत तौक़ीत है, मनारुत तौक़ीत है, तो ये किताबें अगर आप देखें तो इन किताबों में 90 दर्जा 49 दक़ीक़ा लिखी हुई है। वो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की पहली तहक़ीक़ थी जो 90 दर्जा 49 दक़ीक़ा थी, और बाद में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहक़ीक़ बदली तो आपने 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा और कुछ सानिया लिया और अब भी जो है 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा ही लिया जाता है। तो हमने वहाँ पर बोध समती सीखा था और फिर बोध समती के बाद अर्ज़ बलद और मील शम्स के बारे में सीखा था कि ख़त्ते इस्तिवा से जो मकाम जितनी दूर होता है शिमालन और जुनूबन, वही उसका अर्ज़ बलद होता है। अब अगर वो मकाम शिमाली है तो उसका अर्ज़ बलद शिमाली होगा और इसे n से ज़ाहिर करेंगे या कैलकुलेटर में फार्मूला लगाते वक्त प्लस का इस्तेमाल करेंगे और प्लस के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर अर्ज़ बलद जुनूबी है तो उसे s से ज़ाहिर करते हैं और कैलकुलेटर में फार्मूला लगाते वक्त यहाँ पर माइनस का ख़याल रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। अर्ज़ बलद लिखने से पहले हम माइनस ज़रूर लिखेंगे। यही हाल मील शम्स में भी होता है। मील शम्स ख़त्ते इस्तिवा से सूरज की दूरी को कहा जाता है कि ख़त्ते इस्तिवा से सूरज जितना शिमालन या जुनूबन माइल होगा वही उसका अर्ज़ बलद होगा और मील शम्स होगा। अब मील शम्स अगर शिमाली है तो उसको भी n से ज़ाहिर करते हैं और कैलकुलेटर में फार्मूला वही इस्तेमाल करते हैं कि प्लस का इस्तेमाल करते हैं और प्लस के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर मील शम्स जुनूबी हो तो ऐसी सूरत में उसे हम माइनस से ज़ाहिर करते हैं और माइनस से ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है और लिखने में हम उसे s से ज़ाहिर करते हैं। तो पिछले सबक में फिर हमने फार्मूला सीखा था कि तुलूअ ग़ुरूब के लिए हम कैलकुलेटर में फ़ार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अब आइए हम आज पहले एक मश्क हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आगे का सबक शुरू करते हैं। तो किताब में जो मश्क दी गई है 3.1, हम उसमें सवाल नंबर 5 हल करते हैं जो बगदाद शरीफ का है और बगदाद शरीफ में 15 दिसंबर का तुलूअ ग़ुरूब हमको मालूम करना है। तो आइए हम इसको बोर्ड पर हल करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले उन चीज़ों को लेंगे जिनकी हमें ज़रूरत होती है और ज़रूरत किन चीज़ों की होती है। तो चलिए हम बोर्ड पर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अर्ज़ बलद हम ले रहे हैं बगदाद शरीफ 15 दिसंबर तुलू और ग़ुरूब, अर्ज़ बलद, फिर उसके बाद में तूले बलद, तादील मुरव्वज, मील शम्स, बलदी ज़वाल। और मेयारी घड़ी भी मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेयारी घड़ी नहीं मालूम होगी तो हम तादील मुरव्वज वगैरह निकालने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। हमने इतनी चीज़ों को ले लिया। अब आइए हम किताब के आखिर से ये अर्ज़ बलद और तूले बलद वगैरह ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो देखिए, बगदाद शरीफ का जो अर्ज़ बलद है वो है 33 दर्जा 20 दक़ीक़ा शिमाली। ये है 33 दर्जा और 20 दक़ीक़ा शिमाली। और तूले बलद जो है
44 24, 44 दर्जा और 24 दक़ीक़ा ईस्ट शर्क़ी। तादिल मरबूज अगर आप बाद में निकालते हैं और यहाँ की जो घड़ी होगी वो तकरीबन 3 घंटा माइनस प्लस में होगी। मेयारी घड़ी प्लस 3 घंटा। अब आइए हम 15 दिसंबर का बलदी ज़वाल और मील शम्स पहले देख लेते हैं। तो 15 दिसंबर को 11:54 बलदी ज़वाल है 11:54 और मील शम्स जो है 23 दर्जा 16 दक़ीक़ा जुनूबी। तेईस दर्जा और 16 दक़ीक़ा जुनूबी। ठीक है। अब हम इसका तादिल मुरव्वज़ निकालेंगे। तो तादिल मुरव्वज़ निकालने का कायदा आपको बताया गया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हम मेयारी घड़ी लिखेंगे, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन तूले बलद तक़सीम 15। अब जो जवाब आएगा वो तादिल मुरव्वज़ होगा। तो हमने कैलकुलेटर में हल किया, 3 घंटे माइनस ब्रैकेट ओपन 44 दर्जा 24 दक़ीक़ा तक़सीम 15। तो हमारे पास जो बलदी ज़वाल तादिल मुरव्वज़ आया वो 0 घंटा और 2 मिनट और 24 सेकंड। अब हमने इसमें जमा कर दिया, ये तादिल मुरव्वज़ प्लस में है तो हम इसमें जमा करेंगे। तो हमने जब इसमें जमा किया तो हमारे पास वक्त आएगा 8 4 12, 12 के 2, 5 2 7, 7 का 1 हासिल रहा 1। फिर इसके बाद 4 और 2 6 और 1 7, फिर 5 का 5। ये हमारे पास आया 11:57 11:54 हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने निकाला वो दुरुस्त है कि नहीं। प्लस किया 0 घंटा 2 मिनट और 24 सेकंड। तो 11:57। अच्छा, इधर एक हासिल लेना चाहिए था हमको। 8 4 12, 12 का 2 हासिल रहा 1 और 5 2 7 और उधर से एक हासिल 8, तो 22 सेकंड होगा या 12 सेकंड नहीं होगा। तो आप देखिए हम ये फार्मूला हल करेंगे। सबसे पहले हम वही मेयारी ज़वाल लिखेंगे। हम पूरा फार्मूला लिख रहे हैं, 11:57 और 22 सेकंड माइनस कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा माइनस साइन अर्ज़ बलद 33 दर्जा और 20 दक़ीक़ा। फिर उसके बाद में साइन मील शम्स। अब मील शम्स में हमें ख्याल करना है कि मील शम्स जो है जुनूबी है, तो हम माइनस के साथ में इसको लिखेंगे, माइनस 23 दर्जा 16 दक़ीक़ा ब्रैकेट बंद तक़सीम ब्रैकेट ओपन कॉस 33 दर्जा 20 दक़ीक़ा, फिर कॉस माइनस 23 दर्जा और 16 दक़ीक़ा, फिर डबल ब्रैकेट बंद और तक़सीम कर दिया हमने। ये हमने तक़सीम कर दिया 15 पर। तो देखिए हमारे पास नतीजा निकल करके आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं कैलकुलेटर पर। 11:57 22 सेकंड माइनस शिफ्ट कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा माइनस साइन 33 दर्जा 20 दक़ीक़ा साइन माइनस 23 दर्जा 16 दक़ीक़ा ब्रैकेट बंद तक़सीम ब्रैकेट ओपन कॉस 33 दर्जा 20 दक़ीक़ा कॉस माइनस 23 दर्जा और 16 दक़ीक़ा डबल ब्रैकेट बंद तक़सीम 15।
तो ये हमारे पास तुलू का वक्त निकल करके आया। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि तुलू का वक्त जो निकल करके आता है ये हमारे पास आशारी निज़ाम में आ जाता है। तो जब हमारे पास आशारी निज़ाम में आ जाए तो हम कैलकुलेटर में देखेंगे एक बटन होता है जिसे सित्तीनी बटन कहा जाता है, वो इस तरीके से बना होता है। उसमें ये निशान और फिर ये निशान और फिर 2 बार ये निशान बना होता है। तो हम इस बटन को दबा देंगे तो हमारे पास जो है वो सित्तीनी निज़ाम में आ जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है किसी कैलकुलेटर में ये निशान ना बना करके उसमें लिख दिया जाता है DM और S, यानी डिग्री मिनट सेकेंड। तो हम इस बटन को दबाएंगे तो हमारे पास जो है जो वक्त आया है वो आशारी निज़ाम में अगर आया है तो वो सित्तीनी निज़ाम में होगा। ऐसे ही हम ये वक्त लिखने के लिए हम ये जो सेकंड के निशान लगाते हैं तो कैलकुलेटर में आपको ये निशान कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो वक्त लिखने का भी यही तरीका होता है कि हम पहले 11 लिखें, फिर ये बटन दबाएं, फिर 57 लिखें, फिर ये बटन दबाएं, फिर 22 लिखें, फिर ये बटन दबाएं। तो ये हमारे पास वक्त बनेगा, सित्तीनी निज़ाम में हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास वक्त आया है ये हमारे पास आशारी निज़ाम में आया है। हमने इसको बटन दबाया तो हमारे पास ये वक्त लिख करके आ गया बराबर 6:58 और 33.71 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हमें ग़ुरूब मालूम करना है तो यही जो मेयारी ज़वाल के बाद हमने जो माइनस का निशान लगाया था हम इसको प्लस कर देंगे इस तरीके से। तो जैसे हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास तुलू का वक्त बन जाए, ग़ुरूब का वक्त बन जाएगा। तो ये हमारे पास ग़ुरूब का वक्त हो गया जो कि है 4:56 और 10.29 सेकेंड। तो देखिए कितनी आसानी से हल हो गया। अब हम किताब में चेक करते हैं कि हमने जो वक्त निकाला है ये दुरुस्त निकला कि नहीं निकला। किताब में देखिए आखिर में मशक़ें हल करके दे दी गई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मशक़ नंबर 3.1 6:58 33.71 बिल्कुल दुरुस्त आया है। और ऐसे 16:56 यानी 4:56 10.29 सेकेंड बिल्कुल दुरुस्त वक्त आ गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने वक्त को हल कर लिया। अच्छा अब ये वक्त आप याद रखें और ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही लिखी रहने देते हैं। अभी हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं और इसी सबक में हम इसी मिसाल से हल करेंगे ताकि हमारा वक्त भी बचे, आपका भी वक्त बचे और हम जल्दी से इस सबक को समझ लें। अभी फ़िलहाल हम ये सारी चीज़ें लिखी रहने देते हैं। अब आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। अब आज का जो सबक है वो हमारे पास है बुलंदी के सबब औकाते तुलू और ग़ुरूब में फ़र्क। तो क्या बुलंदी के सबब औकाते तुलू और ग़ुरूब में फ़र्क पड़ेगा? तो जी हाँ, बुलंदी के सबब औकाते तुलू और ग़ुरूब में फ़र्क पड़ता है और बिल्कुल पड़ता है। क्यों? इसलिए कि जब हम बुलंदी पर चले जाएंगे तो हम जितनी बुलंदी पर जाएंगे हमारी नज़र का दायरा उतना वसी हो जाएगा। हम जितनी दूर देख रहे थे बुलंदी पर जाने के बाद हम उससे दूर तक देखेंगे। और तुलो ग़ुरूब कहा किसको जाता है? तुलो ग़ुरूब इसी को कहते हैं कि हमारी निगाहों से, हमारी नज़रों से सूरज जो है ओझल हो जाए और हमारी नज़रों के सामने आ जाए। तो जब हमारी नज़रों के सामने आ जाता है तो हम उसी को तुलू कहते हैं और जब हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है तो हम उसको ग़ुरूब कहते हैं। अब अगर हम किसी हमवार ज़मीन पर हों, किसी मैदानी इलाक़े में हों जहाँ नशेब व फराज ज़ाहिरन ना पाया जाता हो, तो ऐसी ज़मीन पर और ऐसी जगह पर तुलो ग़ुरूब जो होगा हमारी नज़र जितना काम कर रही होगी उसी के मुकाबले में अगर हम किसी बुलंद इमारत पर चले जाएं, किसी ऊंची जगह पर चले जाएं, तो वहाँ जाने के बाद हमारी नज़र का दायरा जो होगा वसी हो जाएगा। और मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ करें कि कोई 50 फीट बुलंद इमारत है, तो अगर हम 50 फीट बुलंद इमारत पर पहुँच जाएं तो हमारी नज़रों का जो दायरा होता है वो तकरीबन 13 किलोमीटर तक पहुँचने लगता है। हमारी नज़रों की जो हद होती है वो 13 किलोमीटर तक तकरीबन बढ़ जाती है। इसका भी फार्मूला है, हम लोग
फार्मूले से इसको निकालते हैं कि हमारी नज़र का दायरा कितना वसी हो गया, कितना बढ़ गया। फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करके हम इसको निकालते हैं कि हमारी हद नज़र कहाँ तक पहुँच रही है। तो अगर हम किसी बुलंद इमारत पर पहुँच जाएं तो हमारी नज़रों का दायरा बढ़ जाएगा, और जब हमारी नज़रों की हद बढ़ेगी, हमारी नज़रों का दायरा बढ़ेगा, तो वो सूरज जो हमारी नज़रों से नीचे हमवार ज़मीन पर जो सूरज हमारी नज़रों से ओझल हो चुका था, वही सूरज अभी हमें 50 फीट की बुलंद इमारत पर नज़र आ रहा होगा, और वो कुछ सेकंड के बाद गुरूब। और वही सूरज जो हमें अभी हमवार ज़मीन से नज़र नहीं आ रहा था बवक्ते सुबह, अगर हम किसी 50 फीट की बुलंद इमारत पर पहुंच जाएं तो उस इमारत पर जाने के बाद वही सूरज हमको नज़र आ रहा होगा कुछ सेकंड कबल। तो बुलंदी पर जाने से औकात तुलूओ गुरूब में फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये जो फ़र्क पड़ता है ये सिर्फ़ और सिर्फ तुलूओ गुरूब में होता है, बाकी और जगहों पर यह फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी और मकामात पर यह फ़र्क नहीं आता है, और नमाज़ों में, मकामात पर नहीं, और नमाज़ों में ये फ़र्क नहीं आता है, और औकात में ये फ़र्क नहीं आता है, सिर्फ़ और सिर्फ तुलूओ गुरूब में फ़र्क आता है। तो तुलूओ गुरूब में ये जो फ़र्क होता है ये बुलंदी के सबब घटता बढ़ता रहता है। जी हाँ, तुलूओ गुरूब के औकात में जो फ़र्क होता है ये हर मकाम के लिए यकसां भी नहीं रहता। जितना फ़र्क आपके अर्ज़ बलद पर आ रहा है, अगर कोई दूसरा शहर किसी दूसरे अर्ज़ बलद पर वाक़ई है तो वहाँ फ़र्क कमो बेश भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हाँ, एक अर्ज़ बलद पर जो फ़र्क आया है, उस अर्ज़ बलद पर जितने भी शहर वाक़ई होंगे, भले ही उनका तूल बलद मुख्तलिफ हो, तो उस अर्ज़ बलद पर वाक़ई होने वाले तमाम शहरों के लिए वही फ़र्क रहेगा। और दूसरे अर्ज़ बिलाद पर जो फ़र्क जो मकाम वाक़ई हैं तो उनके लिए वो फ़र्क बिल्कुल नहीं होगा, उनका फ़र्क बदल जाएगा, उनके फ़र्क में कमी बेशी होगी। और ऐसे ही जो फ़र्क आता है तो ये फ़र्क जो होता है पूरे साल के लिए, तमाम दिनों के लिए भी यकसा नहीं रहता, बल्कि इसमें भी कमी बेशी होती रहती है। ये फ़र्क जो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूरज ख़त्ते इस्तिवा पर होता है तो ये फ़र्क सबसे कम रह जाता है, और 21 जून को जब सूरज ख़त्ते सरतान पर होता है, बिल्कुल अपने मील आज़म पर, मील आज़म शिमाली पर होता है, तो उस वक्त ये फ़र्क सबसे ज़्यादा होता है। और जब सूरज अपने मील आज़म जुनूबी पर यानी ख़त्ते जद्दी पर होता है तो उस वक्त ये फ़र्क जो है औसतन रह जाता है, दरमियानी रह जाता है। तो इस तरह से ये फ़र्क जो है ना तो तमाम मकाम के लिए यकसां होता है और ना ही तमाम दिनों के लिए, तमाम मौसम के लिए यकसां होता है। तो देखिए लिखते हैं मज़कूरा बाला औक़ात सतह समंदर यानी मीन सी लेवल के मुताबिक हैं, लेकिन किसी बुलंदी मसलन पहाड़ की चोटी या ढलान या बुलंद इमारत या टावर वगैरह पर खड़े शख्स के लिए उफ़ुक़ बढ़ जाता है, लिहाजा ऐसे मकामात के लिए तुलू जल्द और गुरूब ताख़ीर से होता है। लेकिन याद रहे कि बुलंदी के सबब सारे मकामात के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि सिर्फ़ ऐसे बुलंद मकामात के लिए फ़र्क पड़ता है जो पहाड़ों की चोटियों या ढलानों पर वाक़ हों। अगर कोई हमवार ज़मीन हो, हर ज़मीन जो होती है वो सतह समंदर से कुछ ना कुछ बुलंद होती है। जैसे बरेली शरीफ है तो ये सतह समंदर से 568 फीट तकरीबन बुलंद है। तो अब इस बुलंदी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, यह सतह समंदर से बुलंद तो है, लेकिन अगर आप देखें तो ता हद नज़र हमको ज़मीन हमवार दिखाई देती है। तो ऐसे इलाक़ों के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा जहाँ ता हद नज़र ज़मीन हमवार नज़र आ रही हो। हाँ, वो इलाक़े कि जो नशेब व फराज में होते हैं, जहाँ पहाड़ियाँ होती हैं, टीले होते हैं, तो वहाँ बुलंदी पर रहने वालों के लिए ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसे राजस्थान वग़ैरह में है, पहाड़ी इलाके हैं, तो इन सब मकामात के लिए फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही अगर शहरों में बुलंद इमारतें बनी हुई हों तो ऐसे बुलंद इमारतों में भी फ़र्क आएगा। बुलंद इमारतों में जो औक़ात होंगे, बुलंद इमारतों के बुलंदी पर जो औक़ात होंगे वो बहुत उनमें फ़र्क पड़ेगा। तुलू वहाँ पर पहले होगा और गुरूब क्या होगा, ताख़ीर से होगा। लेकिन जो ज़मीन हमवार नज़र आ रही हों, भले ही वो सतह समंदर से बुलंद हैं,
तो ऐसे मकामात के लिए बुलंदी का ख्याल नहीं रखा जाता है। और आप फतावा रज़विया में देखें तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसे मकामात के लिए बुलंदी का ख्याल नहीं फरमाया। हाँ, जो पहाड़ी इलाके थे जैसे कश्मीर है और अल्मोड़ा वगैरह है, तो इन इलाकों के लिए जो इस्तिफ्ता आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए औक़ात के ताल्लुक़ से, तो जब उनमें आपने तुलूअ ग़ुरूब के औक़ात बयान किए हैं तो वहाँ पर बुलंदी के औक़ात भी बयान फरमाए हैं। एक इस्तिफ्ता आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आया कि हम कश्मीर के इलाके में पहाड़ी पर रहते हैं, आप हमारे यहाँ के औक़ात तुलूअ ग़ुरूब बताएँ। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाबन इरशाद फरमाया कि आप पहले अपने पहाड़ की बुलंदी लिख कर के भेजें, इंशाअल्लाह हम औक़ात आपको बताएंगे। और अगर आपको अपने पहाड़ की बुलंदी ना मालूम हो तो आप किसी दिन सूरज के तुलूअ ग़ुरूब का नज़ारा करें, किसी हमवार ज़मीन पर, वो कहीं पर खड़े होकर के, अपने पहाड़ पर खड़े होकर के किसी दिन तुलूअ ग़ुरूब का नज़ारा करें और फिर वो वक्त हमारे पास लिख कर के भेजें, फ़कीर इंशाअल्लाह उस पहाड़ की बुलंदी बयान कर देगा। देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने कितना इल्म अता फ़रमाया था कि आप औक़ात तुलूअ ग़ुरूब से भी पहाड़ की बुलंदी बयान कर रहे हैं कि आप अपने औक़ात लिख कर के भेज दें, पहाड़ की बुलंदी हम खुद बयान कर देंगे। तो देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी औक़ात तुलूअ ग़ुरूब में बुलंदी का लिहाज फरमाया। तो वो मकामात जो बुलंद हों, जो इमारतें हों, पहाड़ वग़ैरह हों, ऐसे ही जहाज़ वग़ैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी औक़ात तुलूअ ग़ुरूब में फ़र्क पड़ता है कि जब जहाज़ उड़ रहा हो, तो सुनने को मिला है कि जो जहाज़ मुस्लिम ममालिक से परवाज़ करते हैं, जब उनकी परवाज़ रमज़ान में होती है और औक़ात ग़ुरूब दरमियान में आ जाएँ, तो जहाज़ के रहने वाले वो लोग ऐलान करते हैं कि हमारा जहाज़ जिस मुल्क से और जिस शहर से गुज़र रहा है वहाँ पर तुलूअ ग़ुरूब, वहाँ पर ग़ुरूब आफ़ताब का वक्त हो चुका है, लिहाजा आप लोग रोज़ा इफ़्तार कर लें। अब पहाड़ जो होता, अब जहाज़ जो होता है वो तकरीबन 30-35 हज़ार फ़ीट की बुलंदी पर उड़ रहा होता है, और ये 30-35 हज़ार फ़ीट की बुलंदी पर जो वक्त में फ़र्क आता है वो तकरीबन 13-14 मिनट का फ़र्क आता है। और 13-14 मिनट पहले अगर ऐलान कर दिया जाए कि ग़ुरूब का वक्त हो गया, अब जहाज़ के लोग देखते हैं कि अभी सूरज तो चमक रहा है, 13-14 मिनट पहले तो सूरज अच्छा खासा चमक रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं 20 मिनट पहले वक्त मकरूह शुरू होता है, तो 13-14 मिनट पहले भी सूरज नज़र आ रहा होगा। अब लोग देखते हैं कि सूरज भी नज़र आ रहा है, हम कैसे इफ़्तार कर लें? तो वह जहाज़ में 2 तरह के लोग हो जाते हैं। कुछ लोग उस ऐलान पर इफ़्तार कर लेते हैं, जिन्होंने रोज़ा इफ़्तार किया उनका रोज़ा फ़ासिद हो जाता है, रोज़ा नहीं होता। और कुछ लोग देखते हैं कि अभी सूरज नज़र आ रहा है, तो वो समझते हैं कि जब तक सूरज नज़र आ रहा है तब तक हमें रोज़ा नहीं इफ़्तार करना चाहिए, तो वो यकीनन दुरुस्त करते हैं, उनको रोज़ा उस वक्त नहीं इफ़्तार करना चाहिए जब तक सूरज उन्हें नज़र आ रहा है। तो देखिए बुलंदी के सबब औक़ात में फ़र्क आ रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी बुलंदी के सबब औक़ात में फ़र्क बयान फरमाया, और हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपनी किताब मनारुत तौक़ीत में बुलंदी के सबब औक़ात में तफ़ावुत बयान फरमाया है। किताब मनारुत तौक़ीत में फ़वाइद नाफ़िआ के तहत आपने बुलंदी के औक़ात भी लिखे हैं। तो पता चला कि बुलंदी के सबब औक़ात में फ़र्क वाक़ई होता है। तो उसी को बताया है कि बाकी वो मकामात जो अगरचे हज़ारों फ़ीट की बुलंदी पर वाक़ हों, लेकिन हमवार मैदानी इलाकों की सूरत में फैले हुए हों कि हद निगाह तक ज़मीन तकरीबन हमवार हो, उनके लिए उफ़ुक़ तब्दील नहीं होता, लिहाजा उन मकामात के लिए तफ़ावुत बसबब इर्तिफ़ा यानी हाइट करेक्शन की ज़रूरत का फ़ार्मूला इस्तेमाल करने की हाजत नहीं, जैसे मदीना शरीफ वग़ैरह। जबकि मदीना शरीफ तकरीबन 2000 फ़ीट सतह समंदर से बुलंद है, लेकिन वहाँ ज़मीन हद नज़र हमवार होती है, इसलिए वहाँ इन फार्मूलों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी ऐसे बुलंद मकामात के लिए जो हमवार मैदानी सूरत में फैले हुए हैं तफ़ावुत बसबब इर्तिफ़ा का कुल्लिया इस्तेमाल नहीं फरमाया, जैसा कि बरेली शरीफ भी सतह समंदर से 568 फ़ीट बुलंद है, लेकिन आपने कहीं इसका ज़िक्र नहीं फरमाया। हालाँकि इतनी बुलंदी पर अर्ज़ बरेली पर 1.5 मिनट से ज़ायद फ़र्क तुलूअ ग़ुरूब में पड़ेगा। अलबत्ता शिमला की पहाड़ियों पर रहने वालों के लिए तुलूअ ग़ुरूब में फ़र्क यूँ इरशाद फरमाया कि ये हिसाब हमवार ज़मीन का है, पहाड़ पर फ़र्क पड़ेगा और वो फ़र्क बतफ़ावुत बुलंदी मुतफ़ावित होगा। अगर 2000 फ़ीट बुलंदी है तो ग़ुरूब तकरीबन 4 मिनट बाद और तुलू इसी कदर पहले होगा। फतावा रज़विया जिल्द 10 सफ़ा नंबर 626 पर
आपका ये फतवा मौजूद है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह इमारतों में फ़र्क पड़ेगा। आजकल जो रमज़ान के नक्शे शाये होते हैं, अव्वलन तो उसके औक़ात ही इस्तिख़राज नहीं किए जाते, बस किसी दूसरी जंतरी से उनको नक़ल कर लिया गया। अब वो दूसरी जंतरियाँ भी जो बनी हैं, आज से काफ़ी साल पहले बनी हैं, उस वक्त इमारतें इतनी बुलंद नहीं थीं, और आजकल तो शायद ही कोई गाँव बचा हो कि जहाँ तकरीबन 2-4 फ़ीट बुलंद इमारत ना हो, वरना अक्सर गाँव में भी और शहरों में तो बड़ी-बड़ी इमारतें, ऊँची-ऊँची इमारतें, 5-5, 6-6 मंजिला, 8-8 मंजिला तक इमारतें बन रही हैं। और लखनऊ वगैरह, बम्बई वगैरह जैसे शहरों में तो और भी ऊँची-ऊँची इमारतें हो जाती हैं। तो इन सब जगहों के औकात निकालने के लिए हमें बहुत ख़ास ख़याल करने की ज़रूरत होती है कि अगर हम वहाँ का नक्शा तैयार कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले वहाँ की अगर जंतरी तैयार कर रहे हैं, तो हम वहाँ की बुलंद इमारतों का भी ख़याल करते हैं कि तकरीबन कितनी फ़िट बुलंद इमारतें वहाँ पर हो सकती हैं। फिर उसमें कुछ एहतियात अपनी तरफ से शामिल करके हम वहाँ के नक्शे शाये करें। नक्शे औक़ात, सहर व इफ़्तार वग़ैरह अगर हमको वहाँ का बनाना हो, तो हम इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखेंगे, क्योंकि अगर इर्तिफ़ा का ख़याल ना किया जाए, तो बसा औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपने हमवार ज़मीन के हिसाब से नक्शा बना दिया औक़ात सहर व इफ़्तार का, और बुलंद रहने वालों ने अगर उसी नक्शे के मुताबिक इफ़्तार कर लिया, तो उनका रोज़ा फ़ासिद होगा और उसकी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं आप पर भी आएगी कि आपने उनका नक्शा गलत बनाया। तो देखिए, बुलंदी के सबब औक़ात तुलू व ग़ुरूब में जो फ़र्क पड़ता है, हम उसको कैसे इस्तिख़राज करते हैं, तो उसका भी कायदा है, और कैलकुलेटर के ज़रिए हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं, और ये जो औक़ात हमने निकाले हैं बगदाद शरीफ के लिए, हम इन्हीं औक़ात में थोड़ी-सी तब्दीली करेंगे, ताकि हमें किसी नई जगह का नया वक्त ना निकालना पड़े और हमें दोबारा पूरी मेहनत ना करनी पड़े। तो आइए हम यही बगदाद शरीफ के औक़ात में हम थोड़ी-सी तब्दीली करके हम क्या करेंगे, ये औक़ात निकालेंगे और बुलंदी का लिहाज करेंगे। तो देखिए, हम पूरा ये फ़ार्मूला मिटा रहे हैं, सिर्फ़ ये हम औक़ात बाकी रखेंगे, क्योंकि हमें इन औक़ात की ज़रूरत है। अब हमारे पास जो वक्त निकल कर के आया था, ये तुलू का वक्त है 6:58, 6:58 और 33.71 सेकंड, 33.71 सेकंड। और जो ग़ुरूब का वक्त निकल कर के आया था, वो है 4:56 और 10.29 सेकंड। ये वक्त हमने लिख लिया। अब हमको नीचे फार्मूला लगाना है, तो इसलिए हम इसको भी हटा देते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बगदाद शरीफ में कोई इमारत 200 फ़ीट बुलंद है। तो 200 फ़ीट इमारत जो बुलंद है, हम उसके लिए औक़ात कैसे निकालेंगे? तो हम उसके लिए सबसे पहले बोध समती का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि तुलू व ग़ुरूब के वक्त हमारी बोध समती कितनी होती है, 90 दर्जा और 50 दक़ीक़ा। ये ग़ुरूब के वक्त और तुलू के वक्त हमारी बोध समती होती है। अब अगर कोई इमारत 200 फ़ीट है, तो हम 200 फ़ीट की बुलंदी ऐसे निकालेंगे। अगर बुलंदी फ़ीट में हो, तो ये फ़ीट की बुलंदी का फ़ार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बुलंदी फ़ीट में है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और फिर हम लिखेंगे 0 दर्जा, 0 दक़ीक़ा, 58.3 सानिया, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट। देखिए, ये निशान होगा आपके पास उसमें कैलकुलेटर में, ये एक बटन है, तो हम इसको दबा करके फिर हम इस पर लिखेंगे 200 फ़ीट। तो जब हमने 200 फ़ीट लिखा, अब देखिए हम सबसे पहले बोध समती लिखते हैं। 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा प्लस 0 दर्जा 0 दक़ीक़ा 58.3 सानिया स्क्वायर रूट 200 फ़ीट। तो
अब हमारे पास जो बुलंदी आई, जो बोदेसमती आई, वो आई है 91 दर्जा 3 दकीका और 44.49 सानिया। 44.49 सानिया। अब हम पूरा फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, जो औकात निकालने का फार्मूला है, जो आपको लिख करके दिया जा चुका है। तो हम पूरा वही फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें अर्ज़ बलद और मिले शम्स वगैरह सब याद है। 11:57 और 22 सेकंड माइनस शिफ्ट कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस 91 दर्जा 3 दकीका 44.49 सानिया। माइनस फिर उसके बाद साइन अर्ज़ बलद 33 दर्जा 20 दकीका साइन मिलेशंस था -23 दर्जा 16 दकीका ब्रैकेट बंद तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस 33 दर्जा 20 दकीका कॉस -23 दर्जा 16 दकीका डबल ब्रैकेट बंद तकसीम 15। तो ये हमारे पास तुलू का वक्त आया 6:57। ये हमारे पास तुलू का वक्त आया 6:57 और 19.53 सेकंड। तो देखिए फ़र्क पड़ गया, 6:58 33.71 था और यहाँ 6:57 19.53 हो गया। कितना फ़र्क पड़ा अभी हम इसको कैलकुलेटर से माइनस कर लेंगे, लेकिन पहले हम ग्रुप का वक्त निकाल लें। तो हमने उसी माइनस को प्लस किया, तो हमारे पास जो ग्रुप का वक्त आ गया वो आया 4:57। देखिए ग्रुप का वक्त आया 4:57 और 24.47 सेकंड। ये हमारे पास वक्त आ गया। कितने मिनट का फ़र्क पड़ा? मैंने बताया है कि अर्ज़ बिलाद के एतबार से फ़र्क मुख्तलिफ होता रहता है। अर्ज़ बलद अगर मुख्तलिफ होगा तो फ़र्क भी मुख्तलिफ होता रहेगा। अब देखिए हम पहले लिखते हैं 6:58 33.71 सेकंड। अब इसमें से हम माइनस करते हैं 6:57 और 19.53 सेकंड। तो ये फ़र्क पड़ा 1 मिनट। ये फ़र्क जो आया वो 0 घंटा 1 मिनट और 14.18 सेकंड। 14.18 सेकंड। तो पता चला कि 33 दर्जा 20 दकीका शिमाली पर ये जो फ़र्क पड़ रहा है वो कितना, 1 मिनट 14.18 सेकंड का फ़र्क पड़ रहा है। कितने फिट की बुलंदी पर? 200 फिट की बुलंदी जो हमने ली है। तो ये बुलंदी, अब हम इस फ़र्क को अभी रखेंगे क्योंकि अभी इसकी भी ज़रूरत है। अब हम दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर बुलंदी जो है वो मीटर में हो, हमें कोई इमारत पता है कि इतने मीटर बुलंद है, अब उसके लिए हम कैसे बोदेसमती निकालेंगे? तो उसके लिए भी हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला बदलेगा। 90 दर्जा 50 दकीका प्लस, अब इस प्लस के बाद देखिए हमने पहले लिखा था 0 दर्जा 0 दकीका 58.3 सानिया, लेकिन अब हम उसको ना इस्तेमाल करके हम लिखेंगे 0 दर्जा 1 दकीका और 45.6 सानिया और फिर वही स्क्वायर रूट और इसमें हम मीटर लिख देंगे, मिसाल के तौर पर 200 मीटर। अब ये जो बुलंदी हमको हासिल होगी बोदेसमती, तो देखिए 90 दर्जा 50 दकीका प्लस 0 दर्जा 1 दकीका 45.6 सानिया स्क्वायर रूट और 200 मीटर बुलंदी पर जो हमें हासिल हो रही है वो हासिल हो रही है 91 दर्जा 14 दकीका 53.41 सानिया 53.41 सानिया। ये बुलंदी हमको बोदेसमती हासिल हुई। तो वही 90-50 जो बोदेसमती हम फार्मूले में इस्तेमाल करते थे, अब उसकी जगह पर हम इसको इस्तेमाल
करेंगे और हमारे पास वक्त निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको बात समझ में आ गई होगी। तो 200 फीट की बुलंदी पर हमने देखा कि 1 मिनट 14.18 सेकंड का फ़र्क आया। ये 200 फीट की बुलंदी पर फ़र्क आया 0 घंटा 1 मिनट और 14.18, हम इसको पूरा 15 कर देते हैं, 1 मिनट 15 सेकंड का फ़र्क आया, यानी 1.25 मिनट का फ़र्क आया। अच्छा, अब 400 फीट पर कितना आना चाहिए? कयास क्या चाहता है कि 1.25 मिनट का मतलब कि 0 घंटा 2 मिनट और 15 2 मिनट 30 सेकंड का फ़र्क आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही 600 पर कितना आना चाहिए? तो उसका और हो जाना चाहिए। 600 फीट की अगर बुलंदी हो तो वहाँ पर फ़र्क कितना आना चाहिए? तो 0 घंटा 3 मिनट और 45 सेकंड का फ़र्क आना चाहिए। ऐसे ही 800 फीट की बुलंदी पर कितना फ़र्क आना चाहिए? तो 0 घंटा 4 मिनट नहीं बल्कि पूरे 5 मिनट का फ़र्क आना चाहिए, पूरे 5 मिनट का फ़र्क आना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये जो फ़र्क पड़ता है ये जज़रुल मुरब्बा के हिसाब से पड़ता है। जज़रुल मुरब्बा ये इल्म जफ़र की इस्तिलाह है और इल्म जफ़र से मुझे वाक़िफ़ियत नहीं है, वरना इसके ताल्लुक़ से भी मैं कुछ अर्ज़ करता। तो जज़रुल मुरब्बा के एतबार से यह फ़र्क पड़ता है। मतलब क्या है जज़रुल मुरब्बा का कि इस पर जितना फ़र्क आ रहा है, जब बुलंदी अब इसके 4 गुना हो जाएगी तब इसका डबल फ़र्क पड़ेगा। यानी 1 मिनट 15 सेकंड का फ़र्क यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर जो फ़र्क आएगा 800 फीट की बुलंदी पर वो 2 मिनट और 30 सेकंड का फ़र्क आएगा जज़रुल मुरब्बा के तौर पर। अल्लामा मुफ्ती अफज़ल हुसैन मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि 100 फीट की बुलंदी पर तकरीबन पौन मिनट का फ़र्क आता है, यानी 45 सेकंड का, और 500 फीट बुलंदी पर 2 मिनट का फ़र्क आता है। हालांकि होना क्या चाहिए कि जब फ़र्क आ रहा है यहाँ 100 फीट की बुलंदी पर 45 सेकंड का, तो 200 पर 90 सेकंड का हो जाना चाहिए, 1.5 मिनट, और 300 पर 135 सेकंड का हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता। अब देखिए 135 2 मिनट से भी ज़्यादा हो गए 300 फीट की बुलंदी पर, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि 100 फीट की बुलंदी पर जो है वो फ़र्क आ रहा है कितना? अगर 45 सेकंड का, तो 500 फीट की बुलंदी पर फ़र्क आएगा 2 मिनट का, फिर 2000 फीट की बुलंदी पर फ़र्क आएगा 4 मिनट का। तो इस तरीके से ये जज़रुल मुरब्बा का मतलब क्या होता है कि जब बुलंदी इसके 4 गुना हो जाएगी तब फ़र्क बदलेगा, उसका डबल होगा। तो क्या इन पर कोई फ़र्क नहीं आएगा? इन पर भी फ़र्क आएगा, इन पर भी फ़र्क आएगा। कितना फ़र्क आएगा? तो इसका भी फार्मूला है, किताब में नहीं दिया गया है, आप इसको लिख लें अपने पास और याद कर लें। अब देखिए हमें 200 फीट बुलंदी पर मालूम हो गया कि 1 मिनट 14.18 सेकंड का फ़र्क आ रहा है। अब हम दूसरा फ़र्क निकालना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम 400 फीट बुलंदी पर फ़र्क निकालना चाह रहे हैं, तो इसका फार्मूला हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो वही जज़रुल मुरब्बा, और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नामालूम बुलंदी, मिसाल के तौर पर 400 फीट की बुलंदी। अब इसको हम तकसीम करेंगे, फिर जज़रुल मुरब्बा। अब यहाँ पर हम मालूम बुलंदी 200 फीट की बुलंदी पर हमको वक्त मालूम है, तो हम यहाँ पर वो बुलंदी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको ज़र्ब करेंगे 0 घंटा 1 मिनट और 14.18 सेकंड, इस पर हम इसको ज़र्ब कर देंगे। ये बुलंदी हमको मालूम है और ये वक्त हमको मालूम है, तो हम वक्त मालूम पर ज़र्ब करेंगे। अब देखिए हम निकालते हैं जज़रुल मुरब्बा 400 फीट तक़सीम जज़रुल मुरब्बा 200 फीट ज़र्ब 0 घंटा 1 मिनट और 14.18 सेकंड। तो हमारे पास वक्त आया 0 घंटा 1 मिनट और 44.91 सेकंड। ये हमारे पास वक्त आया कि 400 फीट बुलंदी पर इतना फ़र्क पड़ेगा। हालांकि कयास क्या चाह रहा था कि अब यहाँ पर 2.5 मिनट का फ़र्क हो जाना चाहिए था, लेकिन 2.5 मिनट का फ़र्क नहीं हुआ, बल्कि 1.25 मिनट का फ़र्क हो रहा है। 1 मिनट और 44.91, यानी इसको
अगर हम बदल देते हैं तो ये 45 सेकंड का फ़र्क हो रहा है, 1 मिनट 45 सेकंड का फ़र्क हो रहा है, यानी पौने 2 मिनट का। हालांकि कयास चाह रहा था कि यहाँ पर 2.5 मिनट का फ़र्क होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि 2 मिनट से भी कम फ़र्क रहा। ये फ़र्क जो होता है ये अर्ज़ बलद के एतबार से भी मुख्तलिफ होता है, बुलंदी के एतबार से भी मुख्तलिफ होता है, और साल के अय्याम के एतबार से भी मुख्तलिफ होता है। इसका तरीक़ा यही है कि इसका कोई ख़ास कायदा कुल्लिया नहीं बयान किया जा सकता है कि आप उस कायदा कुल्लिया से आप क्या करें, फ़र्क को मालूम कर लें। बस इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप जो है पहले हमवार ज़मीन के औक़ात निकालें 90 दर्जा 50 दक़ीक़ा बोदे समती मानते हुए, फिर उसके बाद में आप क्या करें, बुलंदी का एतबार करते हुए औक़ात निकालें और देखें कितना फ़र्क पड़ता है। और रमज़ान वग़ैरह में, इसके अलावा बाकी नमाज़ों में, बाकी अय्याम में भी तुलूए आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब में इस चीज़ का ज़रूर ख़याल रखा जाए।